Portugal 2026. Why are people still coming here? Only 3 visas let you stay legally. Choose wisely to avoid mistakes. Watch full video to see which visa fits you best. Assalamualaikum everyone, welcome back to the channel. Today I'm going to show you the real ways to move to Portugal legally. तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए जो 2026 में पुर्तगाल आना चाहते हैं, पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी कंट्री से। क्योंकि पहले जो है पुर्तगाल में लोग आते थे आर्टिकल 88 और 89 के तहत, और अब जो है सिर्फ आर्टिकल 92 के तहत लोग आते हैं। उसमें भी अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई कोर्स वगैरह गलत सेलेक्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आते हैं। पुर्तगाल कोई रिच कंट्री है नहीं, फिर भी इसके बावजूद लोग यहाँ पे आते क्यों हैं और इतनी मुश्किलात यहाँ पे आके झेलते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। D8, D7 और स्टूडेंट वीज़ा भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरे साथ रहना है। यहाँ पे लाइफ आसान नहीं है, यहाँ के मसले मसाइल के हवाले से एक वीडियो पहले भी मैं बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। मेरे जो पुराने वीडियो से जो मैंने कुछ रिसेंटली अपलोड की है उसमें आप लोग देख सकते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पे मसले मसाइल के बावजूद भी बहुत ज़्यादा सख्तियाँ झेलने के बावजूद भी लोग फिर भी यहाँ पे आना पसंद करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाता है, उसकी इतनी वैल्यू क्यों है, वो आप लोग जान पाएंगे इस वीडियो में। पुर्तगाल आने का सबसे जो आसान ऑप्शन है वो हमारे पास है D7, D8 और स्टूडेंट वीज़ा। इनके तहत बंदा यहाँ पे आके इजीली अपना TRC कार्ड बनवा सकता है। इसके बाद वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं D7, D8 और स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। व्हाट इज़ D7 वीज़ा? D7 वीज़ा के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कोई पैसिव इनकम होती है, मसलन रेंट का कोई अमाउंट हो या पेंशन हो या ऑनलाइन इनकम हो विदाउट लोकल जॉब। मतलब हर महीने इनके पास रेगुलरली कोई एक मखसूस अमाउंट आती हो जो कि पुर्तगाल के एक महीने की सैलरी के बराबर होनी चाहिए, मतलब 870 यूरो के बराबर होनी चाहिए। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ दिस वीज़ा इज़ लिविंग इन पोर्चुगल विदाउट वर्किंग लोकली। D7 इनकम रिक्वायरमेंट ये है कि एक इंडिविजुअल हो, अगर एक सिंगल पर्सन हो तो उसके लिए 870 यूरो पर मंथ के हिसाब से, और अगर वो अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को साथ लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए, अपनी वाइफ के लिए वो कर सकता है 50% ऐड, और अपने बच्चे के लिए या कोई 2-3 बच्चे हो तो फिर 30% उसमें ऐड करके पर चाइल्ड वो इसके लिए एलिजिबल है। D7 वीज़ा प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको 90 डेज़ के लिए टेम्परेरी वीज़ा मिल जाता है। इसके बाद पुर्तगाल आने के बाद आपने आईमा से अपॉइंटमेंट बुक कर लेना होता है। इसके बाद 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, यानी TRC मिल जाता है। बैंक अकाउंट खोलना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन रेजिडेंस कार्ड के लिए जब आप अप्लाई करते हो, जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हो तो फिर तब ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। एक बार जब आप पुर्तगाल आएंगे इसके बाद आपको सारा प्रोसेस करना होता है। D7 वीज़ा के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन रेंटल एग्रीमेंट, एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास कोई हाउस कॉन्ट्रैक्ट हो, ये ज़रूरी होता है। आपने हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है किसी से भी। अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, रेंट इनकम, अकोमोडेशन प्रूफ, रेंट कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस आपने सबमिट करना है पुर्तगाल एम्बेसी को। आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बाद में सबमिट कर सकते हैं। अप्रूवल के बाद आपको 2 to 3 मंथ्स के अंदर जो है TRC कार्ड मिल जाता है, और इसके बाद फिर आप अपने सारे काम आसानी से कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं D8 वीज़ा के हवाले से। D8 वीज़ा क्या है? उसको डिजिटल नोमैड्स भी कहा जाता है, यानी ये उन लोगों के लिए है जो पुर्तगाल में रहकर किसी बड़े कंपनीज़ के लिए या क्लाइंट्स के लिए रिमोटली काम करते हैं या कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हैं। इसके लिए आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट शो करनी पड़ती है, एक्टिव इनकम प्रूफ आपको चाहिए होता है, फ्रीलांस वॉइसेस आपको चाहिए होते हैं, रेगुलर पेमेंट्स आपके अकाउंट में आनी चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें आपने एम्बेसी को सबमिट करानी होती है। D8 का इनकम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए ये उन लोगों के लिए D8 वीज़ा सेफ़ नहीं है जो लो इनकम या बिगिनर होते हैं, उनके लिए ये सेफ़ नहीं होता, क्योंकि इनका जो इनकम रिक्वायरमेंट है ये तकरीबन अराउंड 3480 पर मंथ के हिसाब से होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शख्स के मंथली इनकम 3480 यूरो के बराबर हो, हर महीने वो इतने सैलरी लेती हो, तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर अपने बीवी बच्चों को वो अप्लाई करना चाहता है तो फिर ये अमाउंट वो बढ़ा सकता है। D8 वीज़ा प्रोसेस भी D7 जैसा ही है, मतलब उसके लिए भी पहले आपको 90 डेज़ का
टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा मिल जाता है। इसके बाद आपने आईमा से अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी होती है। इसके बाद आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है 3 to 4 मंथ्स के अंदर, और इसके लिए आपको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट आपने शो करानी होती है। कोई प्रॉपर्टी लेना कोई ज़रूरी नहीं होता, बस सिर्फ आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट हो, हाउस कॉन्ट्रैक्ट, वो बेहतर रहता है। D8 वीज़ा में फ्लेक्सिबिलिटी है, और D7 वीज़ा में आपको लॉन्ग टाइम पुर्तगाल में स्टे करना होता है। ये एक लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए है। लेकिन D8 वीज़ा जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप ज़्यादा अरसा पुर्तगाल में गुजारेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा की। मतलब ये तीसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वीज़ा। स्टडी वीज़ा के लिए आप अपने होम कंट्री से डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, या पुर्तगाल विज़िट वीज़ा पे आने के बाद यहाँ पे आके आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको अप्रूव इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपके कोर्स का दौरानिया तकरीबन 1 साल से ऊपर होना चाहिए, और आपके तकरीबन मैक्सिमम कोई 1300 से 1400 इसमें पैसे लग जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कराते हो तो फिर आपके ज़्यादा पैसे लगने के चांसेस है। मतलब आप एजेंट क्या करता है, कोई 5-6 महीने का कोर्स आपको करा के आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज करता है, नहीं बनवाता है, ये सारी चीज़ें करा के फिर कहता है कि इतने पैसे बन गए। लेकिन अगर आप खुद इन चीज़ों को जानते हो, करना आपको आता है, तो फिर आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, आपके पैसे भी बच जाएंगे। और किसी सही इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेंगे तो फिर आपको TRC कार्ड भी मिल जाएगा, आपको आपके पासपोर्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके लिए रेजिडेंस कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें ये होता है कि आपको 1 साल का जो है वीज़ा मिल जाता है। इसके बाद अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो फिर आप उसको स्विच कर सकते हो। अब आपको मैं ये बताऊंगी कि ये D8 वीज़ा या डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है ये किन लोगों के लिए बेस्ट है। ये उन लोगों के लिए है जो रिमोट वर्क करते हैं, या रिमोट जॉब वाले जो लोग होते हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, या ऑनलाइन कोई बिज़नेस वगैरह ऑन करते हैं, ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आपको साल भर पुर्तगाल में रहना भी नहीं होता, इधर-उधर आप जाके काम कर सकते हो। और जो लोग मॉडर्न लाइफ़स्टाइल चाहते हैं, ये उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, और जो गलतियाँ नहीं करना चाहिए वो गलतियाँ कर लेते हैं। मसलन प्रॉपर वर्क प्रूफ न दिखाना, कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइसेस जमा नहीं कराना, या निप नंबर को इग्नोर करना जो कि फाइनेंस नंबर होता है, या आपका टैक्स नंबर जो होता है वो यहाँ पे लाजमी होता है। इसके बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इसको इग्नोर कर देना, या ये समझ लेना यार कि ये पुर्तगाल में रहना ज़रूरी नहीं होता, कभी यहाँ पे, कभी दूसरे कंट्री में, कभी इधर उधर घूम के आ जाना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और ये जो है एक्टिव इनकम को शो कराना होता है इसमें, बल्कि D7 में ये होता है कि आपने जो है पैसिव इनकम शो कराना होता है। ये किन लोगों के लिए बेस्ट है? ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि रिटायर्ड लोग होते हैं, या इनके महीने के रेंटल इनकम आती हो, या इन्वेस्टमेंट इनका कोई हो, या सेविंग इनकम के जो है वो ओनर हो। तो ये लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके फ़ायदा ये है कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी का स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है ये। फैमिली को साथ लेकर आप आ सकते हो। परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीज़नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको साल के ज़्यादा अरसा पुर्तगाल में गुज़ारना होता है, ये लाज़मी होता है। मतलब आप इधर-उधर फ्लेक्सिबल नहीं होते, आपको ज़्यादा टाइम पुर्तगाल में गुज़ारना होता है। मतलब 183 डेज़ आपने यहाँ पे गुज़ारना होता है इस साल के। तो 2026 के लिए ये तीनों बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग जो भी आना चाहते हैं, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करके आ सकते हैं जो आप लोगों के लिए बेस्ट हो। इसमें अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा कम इनकम शो कराते हैं, एक्टिव जॉब या फ्रीलांसिंग को मेन इनकम दिखाते हैं। पुर्तगाल में रहना कोई ख़ास इनके लिए ज़रूरी नहीं होता। वो समझते हैं कि 183 डेज़ यहाँ पे रहना ज़रूरी नहीं होता। इन सारी चीज़ों को जब इग्नोर करते हैं तो बाद में उनके लिए मसला क्रिएट होता है। मसलन कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद जब कार्ड उनको मिल जाता है, वो यहाँ से किसी और कंट्री में निकल जाते हैं। वहाँ पे उनको लगता है कि हम ज़्यादा कमाएँगे, ये सारा कुछ होगा। तो फिर ये क्या होता है, बाद में जब पासपोर्ट लेने का टाइम आता है, या TRC लेने का टाइम आता है, तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट होता है। उनको कार्ड नहीं मिलता। कहते हैं कि आप यहाँ पे लीगली स्टे नहीं कर रहे थे, आप किसी और कंट्री में थे, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। स्टूडेंट वीज़ा तो आप लोगों को पता ही है कि ये यंग जनरेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो कि यूरोप का एक्सप्लोजर चाहते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि थ्रू एजुकेशन आपको लीगल एंट्री मिल जाती है। इसके बाद आप अपने जो TRC कार्ड होता है, जब आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाता है, आप उसको स्विच कर सकते हो। आपको अगर कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो फिर आप उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए आप बाउंड नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में जाके फ़िज़िकली कोई क्लासेस ले लें, आप ऑनलाइन ही क्लासेस ले सकते हो। और दूसरा ये है कि इसमें पार्ट टाइम आप जॉब भी कर सकते हो। और इस
उसका जो वीज़ा होता है उसको बाद में आप चेंज कर सकते हो, मतलब जॉब वाले उसके साथ स्विच कर सकते हो। और इसमें भी लोग ये गलतियाँ करते हैं कि अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कोर्स जो है वो चूज़ कर लेते हैं। लिविंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम दिखाते हैं, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा मसला आता है। अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि D78 और स्टूडेंट वीज़ा में क्या फ़र्क है, किस तरह आप लोग उनको सेलेक्ट कर सकते हो, किस तरह अप्लाई वगैरह कर सकते हो। अगर आप लोगों को फिर भी मसला है, अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रहा है, तो फिर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरह अप्लाई करना है। फिर इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए, या अगर आप लोगों को लीगल असिस्टेंट चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि यार इसका तरीक़ाकार क्या है, प्रोसेस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, हमें फॉर्म फिल करना आता नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें सिर्फ़ इस तरह का वो ऑप्शन दे दो कि बस हम इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया जाए और कोई काम है हमें ना करना पड़ जाए। तो ऐसा तो कोई काम आसान नहीं होता दुनिया में कि आप जो है सिर्फ़ इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाए, आपको कुछ भी ना करना पड़ जाए। आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट वग़ैरह सारा कुछ सबमिट करना होता है। अगर आप खुद करते हो तो आपके इतने पैसे नहीं लगते, अगर आप किसी से करवाते हो तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो अगर आप लोगों को भी कोई लीगल असिस्टेंट चाहिए या इस तरह के फॉर्म वगैरह फ़िल करने के लिए कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और हाइप करना मत भूलिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।